हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ओम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम विलेन चैप्टर का जो शेष पार्ट हमने छोड़ रखा था उसकी स्टडी करेंगे, जिसमें कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ विलेन के अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं जिनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ अध्ययन करने वाले हैं। अब ऐसे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके लिए कुछ सूत्र होते हैं, वो मैंने आपको PDF में वीडियो में दे रखी थी और कोशिश की थी आपको कि अच्छी तरह से वो सारे सूत्र समझ में आ जाएं। अगर आपने याद किया है या नोट किया है तो आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप सूत्र को एक बार देख लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा और सूत्र आप जब सवाल लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो उससे धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे। तो आज की हमारी समीकरण हो जाएगी वांट ऑफ समीकरण। तो देखते हैं ये वांट ऑफ समीकरण होती क्या है। वांट ऑफ समीकरण, इसको वांट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। जो होती क्या है, PV बराबर NRT होती है। PV बराबर NRT। PV बराबर NRT में P क्या होता है आपको पता है, तो ये हम बता दें आपको। ये दाब होता है, परासरण दाब कह सकते हैं इसको, या दाब कह सकते हैं जो विलयन पर लगता है, परासरण दाब, परासरण दाब हो जाएगा। V क्या होता है, V विलयन का आयतन हो जाता है, विलयन का आयतन। N क्या होता है, विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोल हो जाते हैं। N जो होते हैं N विलेय के मोल या विलयन में उपस्थित विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या या मोल कह सकते हैं। और R क्या होता है, तो ये होता है गैस नियतांक। R बराबर जो होता है ये क्या होता है, गैस नियतांक। अब जो गैस नियतांक होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, और ये N क्या होता है, और T भी देख लेते हैं। तो T जो होता है वो परम ताप होता है, परम ताप होता है। परम ताप क्या होते हैं तो आपको पता है, जो भी डिग्री सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस में जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा, x डिग्री सेल्सियस है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस 273.15 डिग्री ये जोड़ देते हैं, 1.5 जोड़ देते हैं तो ये बदल जाता है किसमें, केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। इसको परम ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परम ताप। गैस नियतांक क्या होता है, गैस नियतांक आप देखेंगे तो 0.082 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। इसका मात्रक लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। इसका मात्रक, इसका मान होता है प्रति मोल या मोल इनवर्स कह सकते हैं। तो लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल, या फिर इसको लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स कह सकते हैं। ये तो होता है नॉर्मल, लेकिन अगर इसको हम, ये तो हमारा होता है एटीएम यानी दाब के क्रम में अगर देखा जाए, अगर दाब एटीएम में लिया गया है, यही चीज अगर हम अर्ग में लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 8.314 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल। अर्ग प्रति केल्विन, चलिए हम केल्विन को कैसे लिख ले रहे हैं, केल्विन प्रति मोल। ये सीजीएस में पद्धति, सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ये वैल्यू हो जाती है। अगर इसको आप एमकेएस पद्धति में देखना चाहें तो इसी वैल्यू को 8 इसमें अर्ग में लगाएंगे इंटू 10 टू पावर -7 हो जाएगा, 10 टू पावर -7 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम एमकेएस पद्धति में देखेंगे तो ये हो जाएगी क्या, 8.314 इंटू, बस इंटू नहीं कर देंगे और यहाँ पर अर्ग के स्थान पे क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर जूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो ये हो जाता है क्या, ये अलग अलग टर्म में हो जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो इसको कहते हैं क्या, एमकेएस पद्धति में ये वैल्यू हो जाती है एमकेएस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें, सीजीएस पद्धति में, तो ये वैल्यू हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, अर्ग में ले लेते हैं सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में जूल चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है आपका पूरा क्या, वांट ऑफ समीकरण। और ये वांट ऑफ समीकरण आती कहाँ से है, तो ये बायल और चार्ल्स नियम से आती है। बायल और चार्ल्स नियम क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो बायल नियम जो होता है वो स्थिर ताप पर टेम्परेचर स्थिर टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, T स्थिर हो जाता है, और यहाँ पर
चार्ल्स नियम में C स्थिर अर्थात सांद्रता स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें जो बचते हैं ताप, अब संबंध किसमें होता है, ताप, दाब, आयतन और सांद्रता आप देख ही रहे। तो यहाँ पर किसमें मान लिया जाता है, P और V बराबर मान, या ये कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, 1/V के, और यहाँ पर सांद्रता स्थिर मान ली जाती है जब, तो यहाँ पर इसको माना जाता है P प्रोपोर्शनल T के, आप कीजिएगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो P प्रोपोर्शनल T के हो जाता है। तो ये समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मानकर अब इसको जब हम इसमें कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो नियतांक लगेंगे वो के बन जाएंगे। ये आप हटाओगे, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो नियतांक के लगाते हो, और दोनों के जो होते हैं उनकी वैल्यू समान होती है, इसलिए उसको आर या एस से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आर या एस हो जाता है, पी आपको पता ही है, वी होता है आयतन हो जाता है, या इसको 1/c को हम क्या कह सकते हैं, आयतन कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हो आप v को क्या कह सकते हो, 1/c कह सकते हो। तो यहाँ पे v रखा है, अगर इस पर चाहे तो 1/v रख सकते हैं, 1/c रख सकते हैं, या अगर इसको चाहे तो उस पर भेज सकते हैं। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, या p v ना लेकर हम क्या ले लेंगे, अपान c कर सकते हैं, p बराबर c r t भी बन जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप समीकरण, क्योंकि 1/v इसकी वैल्यू अगर हम रख देंगे, c की वैल्यू क्या होती है, c बराबर 1/v या v बराबर 1/c। तो आप इस चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको v की वैल्यू रखनी है तो आप रखेंगे 1/c, और अगर आप c की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर इसमें तो 1/v हो जाएगा। तो आप 75 कर सकते हैं और आपको समीकरण मिल जाएगी। तो वन ऑफ समीकरण ये होती है। अब इससे हम कुछ सवाल देखेंगे, आइए इस समीकरण को कुछ न्यूमेरिकल के द्वारा जानते हैं। तो अब हमारे पास पहला सवाल है, क्या क्वेश्चन है आपके पास, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के N/10 विलयन के परासरण दाब की गणना करनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, क्या सॉल्व लिखते हैं, और क्या क्या दिया गया है आपको ये सूत्र तो पता ही चल गया है। जब टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस और मोलरता दे रखी है, यहाँ पर मोलरता बराबर आपको पता है भार बटे आयतन लीटर में होता है, अर्थात N/V दे रखा है यहाँ पर, और परासरण दाब की गणना करनी है, अर्थात यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट, जो चीजें दी गई हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर यानी विलयन का ताप कितना है वो दे रखा है, जिसको हम कितना लिखेंगे, T। तो विलयन का टेम्परेचर दे रखा है कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, और 27 में आपको पता है 273 ऐड करेंगे, तो 273 आप ऐड करें या 273.15 लिख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं रखते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, इसलिए 273 रख लेते हैं। तो ये 273 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये केल्विन में बदल जाएगा। और इसके बाद दे रखा है क्या, M/, ये सांद्रता जो दे रखी है, ये मोलरता दे रखी है, अर्थात N/V का मान यहाँ पर सीधे डायरेक्ट दे चुका है कितना, M/10, M/10 दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/10 M, या इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.1 M लिख सकते हैं। ये इतनी मोलरता दे रखी है किसकी, N/V की वैल्यू दे रखी है। परासरण दाब आपको क्या करना है, P बराबर ज्ञात करना है, P क्या है तो परासरण दाब है, और R का मान आपको पता ही है क्या होगा, तो आपको रखना कितना है 0.0812 या 022 रख सकते हैं, इसको 0.821 कर लीजिएगा, 821 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल, ये इसका मात्रक बन जाएगा। अब आपके सामने समीकरण क्या है, PV बराबर nRT से, ये समीकरण कौन सी है, तो ये है आपकी वन हाफ समीकरण। अब इस समीकरण को अगर आप दोबारा दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं, या PV को उस पर भेजेंगे तो N/V हो जाएगा, P बराबर N/V गुणे R और T। N/V को हमने क्या माना है, मोलरता मान लिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर mRT। अब M की वैल्यू दे रखी है, R और T की वैल्यू रख लेनी है, P आपका निकल आएगा। तो P कितना है, P आपको निकालना ही है, M कितना दे रखा है 0.1, R का मान कितना है 0.0821 और गुणे टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और बट्टे में यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं। तो इसका गुणा अगर आप करेंगे
तो यहाँ पे 3 अंक बाद 3 अंक 0 है, यहाँ पर 1 काटेंगे, इसका गुणा हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये 8 3 24, ये 1 0 यहाँ से कटेगा तो ये 0 यहाँ खिसक आएगा, 0.821 इसका गुणा कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। कितना आएगा, मैंने क्या बताया है, इस 0 को काटा तो ये दशमलव दाईं तरफ खिसकाया, दूसरा 0 काटा तो ये वाला दशमलव मैंने दाईं तरफ खिसका लिया है, और यहाँ पर आ गया इस वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा कर दो, ये हो जाएगा कितना 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 और यहाँ पे पॉइंट लगा है 3 अंकों बाद, तो 1 2 3 अंकों बाद लगा देना है। आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या 2.46 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये परासरण दाब होता है जो कि किसमें लिखा जाएगा ATM, ये आपका आंसर हो जाएगा ANS आंसर हो जाता है। तो ये इतना दाब होता है इस विलेन पर, अगर 27 डिग्री सेल्सियस ताप है और यूरिया का इतना मोलर विलेन है तो इस पर कितना दाब कार्य करेगा, तो 2.46 ATM दाब इस पर कार्य करने वाला है। तो अब देखते हैं, इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो अगला सवाल हमारा क्या है, दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस और 5% यूरिया के जलीय विलयन यहाँ पे होना चाहिए या फिर परासरण दाब की गणना कीजिए। तो 5% यूरिया है, कोई जलीय विलयन बना गया, क्योंकि परासरण दाब तो विलयन का ही निकालना है, तो यहाँ पर ना भी दिया हो तो आपको यही समझना है कि 5% यूरिया के जलीय विलयन से आपको यूरिया का क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया गया है, आपको क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है, और सॉल्व लिखने के बाद क्या क्या दिया गया है, गिवन दैट आपको नोट करना है। गिवन दैट, अगर आपको गिवन दैट में कोई समस्या हो रही है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, प्री करके देख लीजिएगा, इसमें हमारी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी विलेन चैप्टर की, जो मैंने शुरुआत में आपको करवा रखी है। तो कोशिश करिएगा कि हमारी वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो, इसलिए आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा साथ साथ, और जो हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं इनको भी आप करते रहिएगा। खास तौर से इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जितने ज़्यादा सवाल आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको सूत्रों की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है परासरण दाब ज्ञात करना है, P बराबर हमें ज्ञात करना है। गिवन दैट में क्या क्या है जरा देख लेते हैं पहले। तो परासरण ताप दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, फिर से विलयन का जो ताप है 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस प्लस क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 300 क्या केल्विन में आ जाएगा। और 5% यूरिया दे रखा है, यानी यूरिया का जो भार है वो कितना है, स्मॉल w कितना दे रखा है, वो 5 ग्राम मान ले। अगर हम ग्राम मान लें तो यूरिया का आयतन जो माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, वो 100 मान के करेंगे फिर हम, अर्थात 100 का ही तो 100% लेकर ही 5 मानेंगे। तो 5% अगर यूरिया है तो बाकी जो विलेन पूरा बना है वो 100 होगा, अर्थात यहाँ पे आयतन कितना होगा 100 ml माना जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ग्राम में दिया है, इसको घनत्व तो नहीं दिया गया है, तो घनत्व एक हमेशा मानकर इसको ग्राम में चेंज कर सकते हैं। मैंने बता रखा है भार बराबर क्या होता है, भार बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो इससे आप निकाल सकते हैं, अगर भार दिया है तो आयतन गुणे घनत्व, या फिर आयतन को 1/1 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अगर घनत्व नहीं दिया होता तो हम 1 मान के करते हैं, अब आयतन निकालना है तो भार बटे घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको इस बार भेज दीजिएगा। तो आयतन बराबर भार बटे घनत्व हो जाता है, और घनत्व जब 1 मानेंगे तो हमारा आयतन जो होगा, जितना आयतन है वही हमारा क्या हो जाएगा भार, या भार जितना है वही आयतन हो जाएगा। तो आयतन यहाँ पे है, इसको ml में रखेंगे, और ml में रखेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें विलयन के परासरण दाब में जो रखना है वो 1000 से भाग करके ही रखना होता है, 1000 से भाग करके ही रखना होता है। इस चीज को आपको ध्यान। अगली चीज इसमें क्या देखनी है, भार दिया गया है तो इसका अणुभार भी होगा यूरिया का कुछ, तो अणुभार स्मॉल m से लिखा जाता है। अणुभार कहते हैं इसको, अणुभार जो क्या होता है, तो NH2CONH2 ये होता है। अब NH2CONH2 में अगर बात देखी जाए, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, प्लस 2 हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का हो जाता है, प्लस 12 किसका कार्बन का, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, प्लस फिर से नाइट्रोजन का कितना 14, प्लस 2 किसका हाइड्रोजन का। तो ये हो जाता है टोटल ओवरऑल कितना 14 2 16 और 14 2 16 16 16 32 16 48 12 60 हो जाएगा। तो ये आ जाता है 60। आपको याद भी रखना है यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है, इसको आपको ध्यान रखना होता है। ये हो जाएगा भार। तो आपको क्या क्या मिल गया, PV बराबर nRT, R का मान आपको पता ही होता है 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। आपको ये मात्रक याद रखना है। कभी कभी आ जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऑप्शनल क्वेश्चन बना देते हैं कि जो परासरण दाब की समीकरण है या वान ऑफ समीकरण है, उसमें R का जो
मात्रक होता है या यूनिट होती है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल जनरली होती है। लेकिन अगर इसको हम अर्ग में लेना चाहें तो अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल कितना 8.314। लेकिन अगर यही जूल में आ जाए तो 8.34, हाँ अर्ग में 10⁻⁻7 रहेगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं, अभी माइनस नहीं बल्कि 7 होगी, 10⁻⁻7 प्लस की रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा पीवी बराबर एनआरटी। आपको पी क्या करना है, पी ज्ञात करना होता है, पी बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, पीवी बराबर एन आर टी। एन क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, तो हम इसको लिखते हैं पी बराबर वी को इस पार ले जाएंगे तो एन अपान एन को क्या लिख सकते हैं वैसे मोल होता है ये, और मोल में क्या होते हैं, विलेय के मोल हैं, तो ये विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार हो जाएगा। और ऊपर हम गुणे में क्या लिख सकते हैं, आर है और गुणे टी है, और नीचे आयतन क्योंकि ये इधर गुणे में है तो उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो इंटू वी हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा इस वाले समीकरण से, और लिखकर यहाँ पर लिख सकते हैं पी बराबर एनआरटी से हमारा फार्मूला जो बनेगा वो ये बन जाएगा। इस फार्मूले से हमें करना पड़ेगा, इस सूत्र को, इस सवाल को लगाना पड़ेगा इससे। अब क्या होगा देखते हैं। तो W का मान आपको दे रखा है, कितना दिया है 5 ग्राम, तो P बराबर हमें कैलकुलेट करना है, P क्या हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम गुणे R का मान आपको पता है 0.0821, और T का मान आपको पता है कितना है 300 है, बटे M का मान आपको 60 दिया गया है, और B का मान आपको कितना दिया गया है, नीचे 1000 बटे ये दिया गया है, यहाँ पर 100 बटे 1000 दिया है। तो 100 को अगर हम यहाँ रखेंगे गुणे 100, तो गुणे ऊपर क्या हो जाएगा, बटे में होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, 6 कम 6, 6 पंचे 30, ये 50 हो जाएगा, 5 बचे 25, 250, और गुणे 0.0821, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसके दशमलव हम भूल जाते हैं, 1 मिनट, इसका गुणा करेंगे तो ये 0.1, ये अगर काटेंगे तो ये एक अंक खिसक जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 821 बचेगा। तो 821 और गुणे 25 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आएगा, आप देख लीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, 5 अठे 40, और ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, ये आ जाएगा कितना 5, और ये 2, ये 4, 6 4 10 का 0, और ये 2, तो ये इतना आ रहा है कितना 20 दशमलव, अब क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव है यहाँ पर, 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 20.42, इसको हम 5 है तो यहाँ पे 3 कर सकते हैं, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 20.3, माफ कीजिएगा 4, और ये 2 है तो इसको 5 इसके बाद है, 5 अगर होता है तो यहाँ पे 1 इंक्रीज कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 3, अर्थात ये इतना आ जाएगा क्या, परासरण दाब एटीएम में आएगा, ये क्या आएगा, एटीएम में आ जाएगा ये परासरण दाब इसका, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब 1.18 एटीएम यानी वायुमंडल है, विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, टेम्परेचर दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस, कार्बनिक पदार्थ जो W दिया गया है वो दिया गया है कितना 10 ग्राम, और आयतन दिया गया है 1 लीटर, V का मान दिया गया है यहाँ पे स्मॉल w दे रखा है, यहाँ टेम्परेचर दे रखा है, विलयन में घोलने पर विलयन का परासरण दाब P जो है वो दे रखा है 1.18 एटीएम है, पदार्थ का अणुभार जो कि M है वो ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन दैट में आप लिख सकते हैं, गिवन दैट में क्या क्या है, यानी दिया गया है जो वो हम पहले नोट कर लेते हैं। तो पदार्थ का टेम्परेचर कितना है, पदार्थ का तापमान जो विलयन पदार्थ का तापमान है T बराबर कितना दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम 273 जोड़कर केल्विन में बदल लेंगे तो 283 केल्विन आ जाएगा। पदार्थ का भार स्मॉल w जो दिया गया है, स्मॉल w विलेय पदार्थ का भार कितना है 10 ग्राम दिया गया है, और पदार्थ का अणुभार कह रहा है ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बता रखा है इसने अणुभार ज्ञात करना है, तो स्मॉल m क्या करना है ज्ञात करना है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आयतन कितना दे रखा है, आयतन 1 लीटर दे रखा है, इसको चेंज ही नहीं करना है,
और परासरण दाब जो P दे रखा है वो 1.18 atm अर्थात वायुमंडल दे रखा है। तो आपकी समीकरण क्या है, PV बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m r t। यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है। आपको नियतांक r का मान पता ही है, r बराबर क्या हो जाएगा 0.0821 क्या लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल या केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये r की वैल्यू आपको दे रखी है, बाकी सारी वैल्यू दे दी है, आपको अणुभार की गणना करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसकी अणुभार की गणना। तो PV बराबर nRT, अब इसको यहाँ पर भेज देते हैं, इन दोनों को यहाँ भेज देंगे तो ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। M बराबर फार्मूला हमारा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, बटे में है, पक्षांतर करना आपको आना चाहिए, जो बटे में है इधर आएगा तो वो गुणे में हो जाएगा, इसको यहाँ रख लेंगे बराबर। P और V इधर गुणे में है तो नीचे इस तरफ जाएंगे, बराबर की इस तरफ जाएंगे तो ये नीचे बटे में जाएंगे, तो ऊपर स्मॉल w और r भी ऊपर ही रहेगा और t भी ऊपर ही है गुणे t, तो स्मॉल w गुणे r गुणे t और नीचे बटे में क्या हो जाएंगे P इंटू V हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना है, अणुभार आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है, W का मान दिया गया है कितना, W 10 ग्राम दिया गया है, गुणे R का मान 0.0821 और T का मान 283 केल्विन दे रखा है, बटे P का मान परासरण 1.18 और आयतन कितना है 1 लीटर दे रखा है। अब इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर कितना आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं। अगर इस 0 से आप इसको काटेंगे तो ये एक अंक इधर खिसक जाएगा दाईं तरफ, ये गुणा करेंगे तो ये 0.082 जो है वो 821 हो जाएगा। इतना कर सकते हैं आप। अब इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से अगर आप गुणा कर रहे हैं, उसके बाद इसे भाग दे रहे हैं तो भी आ जाएगा, या अगर 2 से कटें तो इसको काट लीजिए आसानी से। तो इसको अगर 20 मान के करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। हालांकि अगर काटना चाहें अभी हम इतने पर ही रोक ले रहे हैं, 2 अंक बाद 0.05 आएगा इधर, लेकिन कोई बात नहीं, 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद मान लेंगे हम। तो 2 एक कम कीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ 0.5 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचा 2 9 18, ये 59 आ रहा है। इसको आप काटेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, इसको शायद कट जाए, 3 से का कट सकता है, नहीं कटेगा। तो इसको कैलकुलेट करिए और बताइए जरा आंसर कितना आ रहा है। तो इसको चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा। अब ये 4, यहाँ पे 0 आई, 1 अंक बाद 4 1.5, 3 अंक बाद दशमलव है तो ये यहाँ आ जाएगा, दशमलव खिसक कर 3 अंक, ये इतना आ जाएगा। या ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ से 0.83 और 0.21 गुणे कितना करेंगे तो 0.81 लेके करते हैं, इसको नहीं काटते हैं अभी, यहाँ पर ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दशमलव था 821 इंटू 283, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई लगाइएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 बचा 8 8 जा 64 और इधर का एक रेस्ट रह गया है 65 हो जाएगा। यहाँ भी क्रॉस कर दीजिए इससे, और इससे गुणा हो चुका है, इसका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये इतना आ जाएगा 3 8 6 14 और 6 4 10 और इधर 11 13 और ये एक बचा 5 और ये 5 1 और ये 4 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 6 12 और 1 उधर 13 और ये हो जाएगा कितना 2, कितना आएगा, कितने अंक बाद दशमलव था, 3 अंक बाद था तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, 232.34 आ रहा है, अर्थात इसको 3 मान लीजिएगा, 232.3 मान लीजिएगा और 232.3 को डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइड करना इस बार 1.18 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कितना निकल के आएगा। इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। कैलकुलेशन को आपको पूरी तरह से करना है, इसमें समय देना है, लेकिन अगर टाइम टेकिंग है तो इसको आपको एट लास्ट आपको एग्जाम के समय लास्ट में ही करना होता है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बहुत ही सटीकली आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ध्यान रखिएगा।
इससे डिवाइड करना है 1.18 से डिवाइड करना है। थोड़ी देर के लिए पॉइंट हम भूल जाएंगे। यहाँ पर कितना है तो 232.3 है। पॉइंट यहाँ एक अंक बाद है, यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है। थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट दोनों में भूल रहे हैं। अब इसको अगर चार्ज खिसका सकते हैं, एक अंक इसको खिसका लें, एक अंक इसको खिसका लें, इसको एक अंक खिसका कर इसको 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1.118 और ये हो जाएगा कितना, ये इतनी लंबी डिजिट हो जाएगी 23230। इसको कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा। तो अब 3 अंकों को लेते हैं जरा हम। ये 18 36 हो जाएगा। एक बार में काटिएगा इसको, पहले एक बार में काटिए। ये कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। बचेगा क्या, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ 1 में से बन जाएगा 1 बचेगा। 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा। अब इसमें इतना बचा है। एक अगली डिजिट आपको नोट कर लेनी है नीचे, कौन सी 3। तो इसको शायद 9 बार में अगर हम डिवाइड करें तो हो जाए, शायद कैलकुलेट हो जाएगा। तो 9 8 72, 9 1 9 और 7, तो ये 16 हो जाएगा। 1 बचेगा, 1 रेस्ट रह जाता है। 9 1 9 और ये 10, ये आ जाता है। इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करिएगा और ये क्या आएगा 1 बचेगा। ये 14 में से 6 जाएगा, वो इतना बचेगा 8 और बस 1 में से बन जाएगा 0 बचेगा। अब ये डिजिट आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है 0 वाली, ये हो जाएगा। और ये लगभग कितनी बार, तो बचेगा क्या 114, 3 में से 1062 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 8 1 और ऊपर का 0 हम नोट कर लेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करिएगा 6 से, तो 6 8 46 का 8 4 बच जाएगा। 6 1 6 और 4 10 का 0 शेष बचेगा कितना 1 बच जाएगा। 6 1 6 और एक ये 1 है 7 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। तो 718 है 708। इसको डिवाइड करिएगा कितना बचेगा 0 2 और ये 102 बच जाएगा। अर्थात ये हमारा आंसर आ जाएगा। समथिंग इसके बाद कुछ आने वाला है, तो हमारा जो आंसर आएगा 1.198 आएगा, लगभग 196 समथिंग कुछ अबाउट आ जाएगा। अबाउट या लगभग लिख सकते हैं आप, अबाउट समथिंग हमारा आंसर ये हो जाएगा ANS। तो ये 196 जो है वो पदार्थ का अणुभार निकल कर आएगा। तो आप देखिएगा, मैंने आपको कैलकुलेशन इसलिए बताई है ताकि कुछ बच्चे जो होते हैं बेसिक से उनको बताना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो आई होप कि हमारी वीडियो से आप अच्छे से कैलकुलेशन भी सीख सकते हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपको सारे न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे जो इस चैप्टर के हैं, विलयन चैप्टर, वैद्युत रसायन के, और साथ ही साथ एक चैप्टर रासायनिक बलगति है जिसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो इनके सारे न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे आपको बोर्ड एग्जाम से पहले रिवाइज करवा दें थोड़े। तो अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं अभी हम। आज समय भी हो गया है, रहने दीजिए। अगली वीडियो में हम आपको अभी इसी के PV बराबर NRT के कुछ आंसर करवा देंगे। 3-4 न्यूमेरिकल करवाने का इरादा अभी और है, शायद PV बराबर NRT के। उसके बाद फिर देखेंगे क्वथनांक के उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और साथ ही साथ वांट ऑफ ला भी है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।